झारखंड और महाराष्ट्र, यानी इन दो राज्यों में इस समय वोटिंग हो रही है। पल पल की तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और एग्जिट पोल शाम 6 बजे से हम आप तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। लेकिन झारखंड के रण में और महाराष्ट्र के रण में मुद्दे कौन से हैं? झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। ये दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। वहीं महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। इसी बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग लगातार जारी। वोटिंग परसेंटेज में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। झारखंड की 12 जिले जिसकी 38 सीटें जिस पर आज मतदान, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटें जिस पर मतदान आज हो रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। साथ ही हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि झारखंड के रण में इस बार क्या होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि जेएमएम के साथ जो कुछ भी हुआ, हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या इसका फायदा, क्या इसका क्रेडिट उठाते हुए जेएमएम समझ में और नजर में आने वाली है? वही महाराष्ट्र के रण में क्या होने वाला है? क्या महायुति एक बार फिर से खुद को रिपीट करने वाली है? अदिति हमारे साथ इस समय मौजूद है। अदिति, अगर एक एक करके इन तमाम मुद्दों को समझे तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी झारखंड को लेकर। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे थे। आदिवासियों का मुद्दा था, इसके साथ ही उनके कोड का मुद्दा था, इसके साथ ही जो बाहरी लोग हैं उनके इंक्रोचमेंट का मुद्दा था जिसे बीजेपी ने उठाया। अब वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के दोनों चुनावी पार्टियां इस समय रण में नजर आ रही है? मुद्दे बहुत सारे थे, दो प्रमुख मुद्दे थे, लेकिन कर क्यों रहे थे बॉटम लाइन बताते हैं। चुनाव मतलब है अपने वोट बैंक को बचा के रखना और सामने वाले के वोट बैंक में सेंधमारी करना। ये भारतीय जनता पार्टी की जाहिर तौर पे स्ट्रैटेजी है। अब झारखंड का आपने सवाल किया है, झारखंड में भी अपना वोट बैंक बचा के रखना, सामने वाले यानी जेएमएम कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी करना, यही पूरी कोशिश थी। और जाहिर तौर पे जब बात आती है घुसपैठियों की, बात आती है वक्फ बोर्ड की कि वक्फ बोर्ड जमीनें हथियाना चाहता है, इसका मतलब पोलराइजेशन करना, हिंदू वोट बैंक एक तरफ और माइनॉरिटी वोट बैंक एक तरफ। लेकिन इन क्या मुद्दों के तहत हुआ? दो बड़ी योजनाएं थी। पहला मैया योजना, दूसरा घुसपैठ। भारतीय जनता पार्टी का फोकस था घुसपैठ वाले मामले पर और जेएमएम का फोकस था मैया योजना। मैया योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना दी थी। इस योजना के तहत पैसे देने थे, अकाउंट में जाने थे। 1000 रुपए जेएमएम ऑलरेडी की सरकार ऑलरेडी महिलाओं के खाते में 1000 दे रही थी, उसको बढ़ा के 2500 रुपए कर दिए थे। वहीं गोगो दीदी में 2100 रुपए देने थे। अब सवाल ये उठता, और घुसपैठियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि जिस तरीके से बाहर से आए घुसपैठी आपका हक छीनते हैं, आदिवासियों की जमीन, जंगल, जो पूरी बात थी वो अगर छीनते हैं, आपके वक्फ बोर्ड संपत्ति हक जताती है, तो वो आदिवासियों का हक है, वो हम छीनने नहीं देंगे। यही एक तरह से प्रमुख मुद्दे थे। इसके अलावा आता है जैसे महंगाई, जो जेएमएम सरकार के खिलाफ जाता है, जैसे सड़क ना बनना जेएमएम सरकार के खिलाफ जाता है, बिजली ना मिलना सरकार के खिलाफ जाता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ जाता है। बेरोजगारी, सरकार के खिलाफ जाना। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा फैक्टर था, नरेंद्र मोदी का चेहरा, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और पांचवी बड़ी बात है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। दरअसल आप किसी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, जनता को उसको सशक्त करना चाहते हैं। आजकल के चुनाव में सशक्त करना मतलब मुफ्त योजनाएं दे देना, जिससे वो आप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। वो हर बार यही चाहे कि यही सरकार आए, कम से कम जो मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा। जैसे अभी की महिलाओं ने कहा। चलिए, ये तो हुआ माहौल, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो रहा है तो इसमें ये लंबी बातें हम कर चुके हैं। अब बॉटम लाइन ये है कि झारखंड में हार और जीत तय करेगी मैया योजना। हार और जीत तय करेगी कल्पना सोरेन कितना इफेक्टिव हो पाई, और हार जीत तय करेगी कि झारखंड की आधी आबादी किस तरफ जाती है। क्या कल्पना सोरेन और मैया योजना की तरफ, या एक जो सेट पैटर्न है कि मोदी सरकार की तरफ। वहीं घुसपैठ वाला मुद्दा, जिसमें यह भी कहा गया है वक्फ और घुसपैठ तमाम चीजें, अगर घुसपैठ मुद्दा काम कर गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और कुछ घंटे बाद यह आपको आंकड़ों में भी दिख सकता है जो एग्जिट पोल आएंगे। लेकिन अगर ये नहीं काम कर पाए, यानी कि मुस्लिम समुदाय तो एकजुट होकर विपक्ष को वोट दे देगा, यानी जेएमएम को, कांग्रेस को दे देगा, लेकिन क्या हिंदू और आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी लगेगी? ये पूरा का पूरा टारगेट आदिवासी वोट बैंक की सेंधमारी करने में है, जो बीजेपी मान रही है कि हमने बखूबी
जेएमएम के अंदर जो पहले तो दो फाड़ हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री बाहर आ गए, और दूसरा हमने घुसपैठ मुद्दे में आदिवासी वोट बैंक के अंदर और जेएमएम की सेंधमारी करी और वोट बैंक को दो फाड़ कर दिए, जिससे और बीजेपी की जीत इसमें अदिति मुझे लगता है कि कांग्रेस की भूमिका भी बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जहां कांग्रेस को वहां पहुंच करके उन्हें चुनावी प्रचार करना चाहिए था, उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन रखा प्रियंका गांधी पे। यानी वो सीट जहां पे वो ऑलरेडी जीती जिताई हैं, उस सीट पर कंसंट्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं कम से कम झारखंड में तो जरूर कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी प्रचार से गायब दिखी। कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी खुद को कहती है। कांग्रेस अभी 2024 के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। कांग्रेस को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ना ही आप मदद कर पाए जेएमएम को, और अगर जेएमएम नहीं आती है, मान लीजिए सरकार, तो जेएमएम की नाराजगी कांग्रेस से होगी कि उनकी तरफ से कोई मदद नहीं थी। दूसरी बात है, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। महाराष्ट्र में कई जगह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं महाराष्ट्र कई कुछ सोर्सेज से बात की उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं से, उन्होंने खुलकर कांग्रेस पे नाराजगी जताई। कि जैसे सोलापुर का जिक्र किया, सोलापुर में जब गई तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम परिणीति शिंदे से, जो वहां की सांसद है, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो अलायंस पार्टनर है उनकी मदद करेंगी, लेकिन सोलापुर में कोई सपोर्ट नहीं है। तो कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल हैं, और पर कांग्रेस जो कर सकती थी कि वो बड़े भाई की भूमिका में नहीं रही, उसने बराबर की सीटें बांटी जिससे कि कोई भी अलायंस में इशू ना हो। हालांकि असल तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी, इतने स्प्लिट, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को वहां पर उस तरीके का फायदा मिल सकता है अलायंस के रूप में, लेकिन कांग्रेस का इस चुनाव में कोई योगदान रहा हो ना ही उत्तर प्रदेश में जगह बनाने के लिए अदिति कांग्रेस हमेशा आगे आती है। महाराष्ट्र का समीकरण मैं आपसे समझूंगी अदिति, एक बार जरा ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनकी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अस्मित सिन्हा भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, गिरिडीह में उनकी मौजूदगी है। नीलेश चौहान कानपुर से हमारे साथ मौजूद है, और धनंजय मंडल इस समय जामताड़ा झारखंड में मौजूद है। सबसे पहले अस्मित आपके पास आते हुए, गिरिडीह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भी, जेएमएम के लिए भी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि गिरिडीह सिर्फ एक ऐसी सीट जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली उठाने की कोशिश हुई है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है। उन्होंने भी जनसभा करते हुए इसका जिक्र जरूर किया है। इस समय वहां पर क्या नजर आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज क्या है अब तक अस्मित? बिल्कुल शिखा, देखिए सुबह से वोटिंग हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसे विधानसभा सीट है गिरिडीह के अंदर, वहां परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं दिखे हैं। इस वक्त मैं जिस विधानसभा सीट पर हूं, जमुआ विधानसभा सीट है ये गिरिडीह जिले का, यहाँ 52-53% के लगभग वोट पड़े हैं। लेकिन महिलाओं की भागीदारी सुबह में रही। यहाँ सुबह जिस बूथ पर मैं हूँ, यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग बताते हैं, जो वोटर सुबह में यहाँ पर आए थे उन लोगों ने अच्छी खासी वोटिंग की, लेकिन 3 बजे के बाद भीड़ जो है वो कमा है। लोगों ने पहले ही वोट डाला और वो यहाँ से निकल गए। लेकिन बगल की सीट, हम गांडे विधानसभा सीट चलते हैं, वहां कल्पना सोरेन का मुकाबला सीधे मुनिया देवी से हो रहा है। कल्पना सोरेन जो फैक्टर रही पूरे चुनाव में, हमने खुद बातचीत उनसे करा सुबह में, वहां उन्होंने बताया किस तरह से मैया सम्मान योजना का जिक्र कल्पना सोरेन आज तक कर रही हैं। दरअसल पूरा मैया सम्मान योजना को ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज किया है जेएमएम ने, और कल्पना सोरेन ने भारत 24 से बातचीत में यही जिक्र किया कि हमने मैया को, देखिए अब तक जो चौथी किस्त थी वो पूरा कर दिया है, यानी कि महिलाएं उनके तरफ दिखती हैं। हालांकि गोगो दीदी योजना की बात जो बीजेपी करती है, उससे महिलाएं आखिर बीजेपी पे कैसे भरोसा करें, ये कल्पना सोरेन कह रही थी। इसके साथ साथ चलते राजधनवार की सीट, जहां बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसी सीट है, हॉट सीट है, जहां एक समय में बाबूलाल मरांडी मुश्किल में थे, क्योंकि वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे और उनसे थोड़ा जरूर उनका मुकाबला था, लेकिन बाद में बीजेपी ने बहुत डैमेज कंट्रोल किया। बाद में बाबूलाल मरांडी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट भी बहुत हॉट सीट माना जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर वोटिंग हुआ है। एक तो मैया सम्मान योजना या फिर गोगो दीदी योजनाओं पर तो वोटिंग हुआ ही, साथ ही विधानसभा के अंदर क्या विकास कार्य हुए, शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर भी वोटिंग हुआ है। हमने सुबह वोटर से बात की, सुबह 6:30 बजे का वक्त था सिखा, जब मैं ग्राउंड पे था, और वहां सुबह से लोगों की लंबी कतारें थी, जहां पर लोग वोट करने आ रहे थे। पुरुषों की अलग लाइन लगाई गई थी, महिलाओं की अलग लाइन लगाई गई थी, यानी कि सुबह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो किसी भी सरकार के लिए अब हो जाता है। बने रहिएगा इसमें। नीलेश चौहान भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, कानपुर में उनकी मौजूदगी है। नीलेश, इस सीट पर जो है
कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है और साख की लड़ाई भी है, वहां पर क्या आपको नजर आया? ग्राउंड से क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुबह से ग्राउंड जीरो पर भारत 24 की टीम मौजूद है और लगातार तस्वीरें दिखा रही है। जहां सीसामऊ के विधानसभा सीट के उपचुनाव की अगर हम बात करें तो सुबह जो मतदाता थे उनमें उत्साह कम नजर आया। दोपहर तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो 20% से नीचे रहा। जैसे जैसे दोपहर के बाद का समय शुरू हुआ और लगातार मतदाता अपने घरों से निकले हैं और बूथ पहुंच रहे हैं और अभी तक 3 बजे तक के अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 41% के करीब सीसामऊ विधानसभा में मतदान हुआ है। अभी भी बूथों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि सीसामऊ विधानसभा की अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हुई। मतदाताओं ने तमाम आरोप लगाए कि पुलिसकर्मी उनका मतदाता पहचान पत्र चेक कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत हुई। कानपुर में 2 वीडियो भी वायरल हुए। उन वीडियो के आधार पर निर्वाचन आयोग ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में अभी तक करीब 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सीसामऊ में अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी का देखिए, सलमान खान इस समय आपको तस्वीर में नजर आएंगे। सलमान खान अपने वोट को कास्ट करके इस समय बाहर निकले हुए हैं। सलमान खान, सुपरस्टार सलमान खान की तस्वीर इस समय मुंबई से मिल रही है। मुंबई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सलमान खान यहां से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें। और एक्टर्स जो हैं वो अदिति लगातार जब वोट देने के लिए पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए भी पहुंचती है, लेकिन प्रोत्साहित भी लोग होते हैं क्योंकि आज का ये दिन है जो उनकी किस्मत का फैसला करती है। तो ऐसे में मताधिकार का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी। लेकिन मुझे बोलने दीजिए कि कितनी हिट से हिट बॉलीवुड फिल्म आई हो, लेकिन जो महाराष्ट्र का पिछले 5 साल और अभी के जो चुनाव प्रचार के दौरान रहा है वो सबसे हिट है। और अब आने वाले कुछ 20 दिन उसमें सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, कॉमेडी भी है और तमाम तरीके का पैकेज है। मतलब ये एक वेब सीरीज है जबरदस्त जो सुपर हिट है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब 23 तारीख को ये टेक्निकली इसका ट्रेलर रिलीज होगा तो क्या कुछ होगा। और इसलिए मुझे लगता है ये ट्रेलर के तौर पे सलमान खान जब यहाँ पे दिख रहे हैं तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो जाहिर है ज्यादा ट्रेलर का भी प्रचार करने सलमान खान आए। उससे पहले हमने सुबह से देखा। जाहिर तौर पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब हम कभी झारखंड, जमशेदपुर, हम धोनी और तमाम तरीके की ऐसी तस्वीरें देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। पूरे सड़कों पे आज जब तमाम बॉलीवुड स्टार्स निकले हैं, वोट करने आ रहे हैं, तो एक मोटिवेशन है। हालांकि महाराष्ट्र हमेशा अपने तरीके से बिहेव करता है। अभी तक भी जो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा निकल के नहीं आया, जिस बात का डर इलेक्शन कमिशन को भी था, पॉलिटिकल पार्टी को भी था। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। बाबा सिद्दीकी को लेकर के जिस तरीके से भावनात्मक रवैया रहा है सलमान खान का, ये भी बड़ा मतलब पोलराइजेशन ऑफ वोट्स पे कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका हो सकती है। बिल्कुल इसी बात पे, इसीलिए इस बार बांद्रा ईस्ट की सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है। और बाबा सिद्दीकी का जो जीशान सिद्दीकी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव को भी पोलस्टर्स ले लीजिए या पत्रकार ले लीजिए, बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। तो सलमान खान का हमेशा बहुत अलग अलग तरीके का कनेक्शन का हमेशा डिस्कशन होता है। और खास तौर पे अभी जब बाबा सिद्दीकी का मसला हुआ, बांद्रा ईस्ट की सीट पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ऐसे में देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव बेहद रोचक है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, अंततः उन मल्टीपल फैक्टर्स का एक ही एजेंडा है जो मैंने आपको बोला, अपना वोट बैंक संभाल के रखना, सामने वाले वोट बैंक में सेंधमारी करना। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकदम बेसिक प्लान था ओबीसी वोट बैंक को जिसे लामबंद करना। 52%, 52% ओबीसी वोट बैंक में से 30% ओबीसी वोट बैंक या ओबीसी वोट पाने की बात यहां पर कही जा रही है कि मिलेंगे। इसके अलावा मराठा वोट बैंक में सेंधमारी। मराठा वोट बैंक किस तरीके से? अजीत पवार के माध्यम से, शिंदे के माध्यम से, ये 2 ऐसी चीजें हैं जहां पे, और कहीं ना कहीं 1995 के बाद से बीजेपी का भी मराठा वोट बैंक में धीरे धीरे वर्चस्व होने लगा था। तो थोड़ा बहुत मराठा वोट बैंक मिल जाए। अगर ओबीसी मराठा एक साथ आ जाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मराठा आरक्षण और वर्सेस ओबीसी को आरक्षण दिलाना, ये अपने आप में 2 वोट बैंक है जो एक साथ आते नहीं है। इसलिए जब हम महाराष्ट्र को 6 रीजन में देखते हैं, थोड़ा सा इसका जिक्र कर ले, लेकिन आपने मुद्दे पूछे उस 6 रीजन के लिए। मैं आपसे इसका जिक्र सुनूंगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है और इस पे आपका रिएक्शन भी मैं चाहूंगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी, मीरापुर उपचुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ पर वोटर्स को धमकाने का गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से है। एसएचओ का वीडियो शेयर कर उन्होंने आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग भी की है। मीरापुर सीट जिस पर उपचुनाव, और इसको लेकर अखिलेश यादव का गंभीर आरोप। नीलेश चौहान मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। नीलेश, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए बिल्कुल मीरापुर में जो चुनाव हो रहा है उस दौरान एक जो है एसएचओ का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर जानकारी भी शेयर की है और निर्वाचन आयोग से ये मांग करते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड किया जाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मतदाताओं को धमकाता हुआ एसएचओ हाथ में पिस्टल लिए हुए और कहता है कि गोली चला देंगे, जेल भेज देंगे। तो ये जब वीडियो सामने आया जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर यह जानकारी शेयर की है। हालांकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ 3 ऐसी विधानसभा है जहां पर सुबह से ही तमाम आरोप लगाए गए। इन्हीं तमाम आरोपों को देखते हुए लगातार निर्वाचन आयोग इन तमाम सीटों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। मॉनिटरिंग करते हुए पुलिसकर्मियों को यहाँ सस्पेंड पर करने ये की जो तस्वीरें मिल रही है जाहिर है इसकी जांच पड़ताल होगी। धनंजय हमारे साथ कनेक्टेड है। आदित्य, फिर मैं आपके पास आती हूँ। धनंजय, जरा क्विकली आप बताइए, जामताड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, आदिवासियों का यहाँ पर प्रभुत्व रहा है, ये कैसे बेनिफिट कर सकता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का फोकस इस बार आदिवासी सबसे प्रमुख तौर पर रहे। शिखा, अगर आदिवासी सीट की बात देखें, जामताड़ा सीट में आदिवासी और मुसलमान वोट फैक्टर होते हैं। एक नारायणपुर का क्षेत्र है जहां पे पूरी तरह से मुसलमान वोट फैक्टर होता है, दूसरा आदिवासी वोट दोहरीकरण करने के लिए बीजेपी ने जो मास्टर कार्ड खेला था वो रोटी बेटी माटी की लड़ाई के लिए बात खेला था। वो कितना साख्तर होता है देखने वाली बात। लेकिन इरफान अंसारी यहाँ पे लगातार जीतते हैं, सीता सोरेन ने कड़ी टक्कर दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर वहां पे रोटी माटी बेटी और गोगो दीदी योजना और भ्रष्टाचार और गैस सिलेंडर तमाम जो वादे के, उन वादों पे कितना मोहर लगती है। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है बीजेपी के पकड़ मजबूत रखता है शहरी क्षेत्र में, लेकिन जहां रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे एक तरह से अलग मुद्दा होता है। तो यहाँ पे सीता सोरेन जब जेएमएम में थी, जेएमएम से जब बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई थी तो जामताड़ा सीट दिया। जामताड़ा सीट एक तरह से हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि जब उसकी बहू यानी सोरेन परिवार की बहू सीट पे लड़ी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री है और मंत्री वर्सेस बीजेपी के सीता सोरेन, ये इसीलिए मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। और दूसरी बात, बीजेपी यहाँ पे पुरजोर तरीके से कैंपेन चलाने की कोशिश की और जो मतदान प्रतिशत दिखा रहा है कहीं न कहीं ये किसी का घंटी बजती हुई दिख रही है। बहरहाल कुछ देर में एग्जिट पोल आएंगे, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पता चल पाएगा। उससे पहले भारत 24 अपने दर्शकों को एग्जिट पोल दिखाने वाला है। आदित्य, अब आपके पास वापस आते हुए, महाराष्ट्र के समीकरण में आपने बहुत सारी बातें अब तक बताई है आदित्य, लेकिन आरएसएस की भूमिका क्या है? क्योंकि आरएसएस का तो गढ़ है महाराष्ट्र। अब अगर कहा जाता है कि बैकडोर सीट लेकर के हरियाणा में आरएसएस ने काम किया, तो फिर अपने गढ़ में क्या कुछ किया और इसका कितना फायदा होगा एक बार फिर से सत्ता में वापसी को लेकर के महायुति के लिए? बहुत खूबसूरत ये बॉन्ड है आरएसएस और बीजेपी का। अगर ये एक साथ हैं तो ये चमत्कार करते हैं। आपने हरियाणा में देखा, उम्मीद खत्म थी, जीरो थी, एग्जिट पोल, तमाम तरीके की चीजें, और आप देखिए क्या। तो जो संगठन और सत्ता और का जो युति है बीजेपी और आरएसएस की, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अब बात करते हैं किस इलाके की। महाराष्ट्र में जो आपका नागपुर वाला इलाका है, औरंगाबाद कह ले या नागपुर, खास तौर पर विदर्भ का, वो मध्य प्रदेश से जुड़ता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे आरएसएस, मध्य प्रदेश को भी आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते हैं। और मध्य प्रदेश में किस तरीके के नतीजे आते हैं वो आपके सामने हैं, और किस तरीके से लड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना का नतीजा आया था। तो जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और बीजेपी अपना गढ़ मानती है, वो विदर्भ को मानती है। 62 सीटें, अगर इन 62 सीटों में मैक्सिमम बीजेपी निकाल के ले आती है तो वो अपने आप में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और जब सबसे बड़ी पार्टी होगी तो उसके हिसाब से चीजें होंगी। दूसरी बड़ी बात है, वहां नागपुर आता है जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां नितिन गडकरी हैं, वहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ नागपुर, पूरे विदर्भ में आरएसएस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा आरएसएस जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में उसकी प्रयोगशाला इसलिए इंपैक्टफुल है, आरएसएस असम में भी इंपैक्टफुल है। आरएसएस जैसा पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है जमीन पर, जो किसी को आइडिया ही नहीं है, वो भी इंपैक्टफुल है। आरएसएस मेघालय में, आरएसएस लक्षद्वीप में कैसे काम करता है, वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन द सेंस एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, जब कार्यकर्ता मोबिलाइज होते हैं और काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और आरएसएस ने तय कर लिया कि प्रत्याशी हमारा है तो वो जीत कर कैसे भी आता है, तो इस तरह का सपोर्ट है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जीत भी भारतीय जनता पार्टी और आरएस के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होता है। इसलिए आरएसएस ने पूरी तरीके से यहां मदद की है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। ना सिर्फ नागपुर, पूरा विदर्भ, और ना सिर्फ विदर्भ, यहाँ तो मराठावाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और ऐसे नॉर्थ महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगह। और मुझे लगता है आदित्य कि अगर महाराष्ट्र में महायुति की वापसी होती है तो आरएसएस का इसमें रोल बड़ा होगा, और बड़ा होने के साथ साथ जो संबंध है जिसकी चर्चाएं खूब हुई है वो और ज्यादा प्रगाढ़ जरूर होंगे।